नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबगस्ट न्यूज़ में। मैं शिवानी पांडे और आज हमारे साथ है डॉक्टर आयशा जिया। ये रॉफे हॉस्पिटल की बहुत ही मानी जानी डॉक्टर हैं। तो आइए इनसे बच्चे और माँ से संबंधित कुछ चर्चाएं करते हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। मैम, जब कोई माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि उसके खाने में, डाइट में क्या क्या शामिल होना चाहिए। डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे पैदा हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है कि ऑपरेशन से हुआ है। अगर बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तब तो हमको शुरू में पहले 24 आवर्स तो पेशेंट को कुछ भी नहीं देना होता। 24 आवर्स के बाद धीरे धीरे लिक्विड डाइट स्टार्ट करते हैं। 3rd डे सेमी सॉलिड देते हैं एंड 4th डे ऑनवर्ड्स फुल मील ले पेशेंट। बस स्पाइसी ना रहे और बहुत ठंडी चीज़ें ना रहें, अदरवाइज़ 4th डे से नॉर्मल मील ले। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो पेशेंट फ्रॉम वेरी फर्स्ट मोमेंट, जैसे ही लेबर रूम से बाहर आई तब से वो फुल मील ले सकती है। तो सारे प्रकार के भोजन खा सकते हैं, जैसे कि उसमें घी की मात्रा हो गई और इनिशियली हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बॉडी जब डिलीवरी होती है तो प्रोटीन का लॉस होता है, बॉडी में ब्रेक डाउन होता है। जब भी टिश्यू ब्रेक डाउन होगा तो प्रोटीन की कमी होगी बॉडी में। हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है। नॉर्मल डिलीवरीज हों चाहे किसी तरह की सर्जरीज हों, बॉडी पर जब भी कोई ट्रॉमा हुआ तो हमको हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करनी होती है। इनिशियली 2 वीक्स 3 वीक्स अच्छी प्रोटीन डाइट। नॉर्मल डाइट में प्रोटीन के सोर्सेज हैं मिल्क, एग और दालें। इसके अलावा वाइट मीट, जैसे जो चिकन खाता है, फिश खाता है, ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं। वेजिटेरियन है तो पेशेंट को उस हिसाब से हम समझाएंगे। नॉन वेजिटेरियन है, हरी सब्जियां प्रोटीन का सोर्स नहीं है। हरी सब्जियां आयरन का सोर्स है, मिनरल का सोर्स है, उसकी भी ज़रूरत होती है। हरी सब्जियां भी खाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनिशियली प्रोटीन लेना, हाई प्रोटीन डाइट लेना। और फैट आता है उसके बाद। जो घी तेल है वो 2 हफ्ते के बाद। अच्छा, मतलब 2 हफ्ते के भीतर घी या तेल नहीं यूज़ करना, कम यूज़ करें। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बिल्कुल ऑयल फ्री डाइट लेना है, लेकिन जैसे कि डिलीवरीज के बाद हाई फैट वाली डाइट जो रिकमेंड करते हैं हम लोग, जो गांव में भी ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा चिकना खिलाना, घी खिलाना, वो आप 2 हफ्ते के बाद खिला सकते हैं। अच्छा, मैम ने बताया कि घी या फिर जो वसा वाली चीज़ें होती है ये हमें 2 हफ्ते बाद लेनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि लोगों को लगता है कि बच्चा डिलीवर हुआ है तो हमें माँ को जितना हो सके उतना दाल में घी डाल दिया, घी से सब्जी बना दिया, अदर चीज़ों को भी घी में बना के खिला दिया जाता है, तो ये थोड़ा हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमें इसकी मात्रा भी थोड़ा समझ के लेना चाहिए। मैम, बात ये हो गई आफ्टर डिलीवरी क्या खाना चाहिए क्या नहीं एक लेडीज़ को, लेकिन कुछ महिलाओं में ये सोचने को मिलता है कि देखने को उन्हें लगता है कि हमारा फैट बढ़ रहा है और फैट बढ़ते हुए ज़्यादातर सीजेरियन डिलीवरी में दिखाई देता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि उनका फैट ना बढ़ सके, पेट ना निकले? फैट ना बढ़े, पेट ना निकले, बॉडी शेप में रहे, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइजेज ये रिकमेंड करते हैं। लेकिन सिजेरियन में 6 वीक्स के बाद एक्सरसाइज करें। नॉर्मल डिलीवरी में 1 हफ्ते के बाद हल्की लाइट एक्सरसाइजेज शुरू कर सकती है पेशेंट। बहुत एक्सर्ट नहीं करना होता शुरू में बॉडी को, क्योंकि बॉडी एक ट्रॉमा से होके गुजरी है। ठीक है। और बाद में पेशेंट को ये कहते हैं कि 15 दिन बाद तुम नॉर्मल वॉक शुरू कर दो, जहाँ पे भी आंगन में, छत पर, लॉन में, जहाँ आपके पास जगह है। जेंटल वॉक 15 मिनट्स 20 मिनट्स, धीरे धीरे बढ़ा के 30 मिनट्स पर आ जाए तो पेट वेट बिल्कुल नहीं निकलेगा। इनिशियली थोड़ी सी माइल्ड एक्सरसाइजेज, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज और वॉक की ज़रूरत होती है तो पेशेंट फिट रहता है। लेकिन हम लोग की प्रैक्टिसेस इतनी ख़राब हैं कि खिलाते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल खिलाएंगे, बहुत सारी ताकत की चीज़ें खिलाएंगे और फिजिकल मरीज़ काम कुछ ना करे, लेटी रहे। उसकी माँ जो है, लड़कियाँ जनरली मदर के घर चली जाती है डिलीवरी के बाद, तो मदर को बड़ी मोहब्बत लगती है कि लड़की हमारी थक ना जाए, उसको टाँके ना ये हो जाए, तो उसको इतना आराम कराएंगे और खिलाते हैं खूब। तो उसकी वजह से एक जनरल परसेप्शन बन गया कि डिलीवरी के बाद वेट पुट ऑन करना है, वेट पुट ऑन औरत को करना ही है, वो एकदम नॉर्मल मान के चलते हैं लोग। लेकिन ये गलत है। अगर ये लड़कियां अपनी शेप में रहना चाहें, फिटनेस बहुत ज़रूरी है, हर किसी के लिए फिटनेस ज़रूरी है, अदरवाइज़ जॉइंट्स पर असर पड़ेगा, आपकी पूरी सेहत पे पड़ेगा। वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा वेट एक्सपेक्टेड है। जैसे 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में 12 kg वेट बढ़ता है, रफली 10 to 12 kg वेट बढ़ता है पेशेंट का। बेबी आउट हुआ 2.5-3 किलो का, तो 2.5-3 किलो का बच्चा निकलने के बाद तब भी हम 8-9 kg प्लस ही है ना, उस 8-9 kg को हमको शेड करना है। कोशिश ये करनी है कि 8-9 में से कम 5-6 kg शेड हो जाए। 2-3 किलो बढ़ रहा है हर डिलीवरी के बाद, कोई बात नहीं, इतना नॉर्मल है। अच्छा, आपने बताया कि एक्सरसाइजेस करना चाहिए, तो क्या कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज होते होंगे जो आफ्टर डिलीवरी करना चाहिए? कुछ करते हैं, जैसे एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ देनी होती है। जब हमारा पेशेंट का पेट निकला है तो उसकी एब्डोमिन की मसल्स बहुत स्ट्रेच्ड रही है ना 9 महीना, तो वो मसल्स ढीली हो गई हैं जब बेबी आउट हो गया, तो उनको वापस स्ट्रेंथ देने के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं मसल की, वो पेशेंट को बताई जाती हैं।
अच्छा, एक बात और देखने को मिलता है कि जब ये बच्चा हो रहा है तो वो दूध नहीं पी रहा है माँ का। ऐसे में माँ को क्या करना चाहिए या फिर इसमें किसकी गलती होती है जो बच्चा दूध नहीं पी रहा है उसके लिए फिर क्या हम करना लोग जो चाहिए? हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज होती हैं उसमें स्टाफ नर्स की और इवन डॉक्टर भी राउंड पर हमेशा ये सख्ती करता है कि सिस्टर को कि तुमने फीडिंग शुरू करवाई कि नहीं, पेशेंट की हेल्प करो, उसको थोड़ा सपोर्ट करो। मिल्क होना, मिल्क लेट डाउन होना एक नेचुरल प्रोसेस है, ये मरीज़ समझे। जैसे कुछ पेशेंट्स की मदर्स और घर वाले कहते हैं अभी दूध नहीं उतरा, अभी नहीं उतरा, तीसरे दिन उतरेगा, चौथे दिन, ऐसा नहीं है। जैसे ही पेशेंट लेबर में गई वहाँ से मिल्क लेट डाउन शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं। या फिर सिजेरियन हुआ, इलेक्टिव हुआ, पेन में नहीं गई, तब भी बेबी आउट होने के बाद मिल्क लेट डाउन होना शुरू हो जाता है। और हम इंसानों में ये करते हैं कि हम मिल्क पाउडर पिला देंगे, गाय भैंस का दूध पिला, जानवर के बच्चों को कौन दूध पिलाता है, मदर ही पिलाती है ना उनकी। बिल्कुल। उनको कोई सप्लीमेंट तो नहीं दिया जाता। तो ये नेचर का रूल है कि जब भी बेबी डिलीवर हुआ तो मिल्क होना ही होना है। थोड़ा सा उन चीज़ों के लिए ये ध्यान रखते हैं कि पेशेंट्स को ही बताते हैं कि भाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि मिल्क एक प्रोटीन है। मिल्क का प्रोडक्शन होने के लिए प्रोटीन जब बॉडी में होगा तब अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन होगा। तो गांव के लोग भी जानते हैं, हम ये लेमैन भी जानता है कि दाल खिलाइए, खूब सारी दाल खिलाते हैं वो लोग, अंडा खिलाते हैं। बेबी जैसे ही आउट हुआ, अगर नॉर्मल डिलीवरी में पहला काम है 2 अंडा खिलाना, उसका सोर्स, उसका रीज़न वही है कि वो हाई प्रोटीन लेंगे तो मिल्क लेट डाउन अच्छे से होगा। तो मिल्क पिलाने के लिए हम हॉस्पिटल्स में तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हमारे स्टाफ उसमें मदद करे, हम करें। और घरों में तो घर के लोग, अगर होम डिलीवरीज वैसे आजकल ख़त्म ही हो गई हैं। गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव रहा है कि जो हर जगह सरकारी अस्पतालों में डिलीवरीज फ्री में हो रही हैं, बल्कि पेशेंट को कुछ बेनिफिट मिलता है। तो अब डिलीवरीज हम लोग देख रहे हैं पिछले 8 साल 10 साल में होम डिलीवरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। आप ये समझिए कि 100 में से शायद कोई 2 या 4 होती होंगी जो होम डिलीवरी होती है, अदरवाइज सब जो प्राइवेट सेटअप पे नहीं गया वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो चला ही जाता है। बिल्कुल, बदलाव बहुत आया ये इस बहुत चीज़ में, अच्छी बिल्कुल। एक पॉजिटिव वो है, उस एम्बुलेंसेज उसके लिए और हर चीज़ की सुविधा दी गई है। तो मरीज़ों को उस तरह की परेशानी पहले जैसी नहीं है। जहाँ वहाँ की जो सरकारी अस्पताल की जो ANMs हैं, जो आशा हैं, वो भी इतनी ट्रेंड हैं कि जहाँ हाई रिस्क प्रेगनेंसी लगी, उनको खून की कमी है, सूजन है, ये सब देखा, वहाँ फ़ौरन हायर सेंटर पे वो लोग शिफ्ट करा देती हैं एम्बुलेंस से। तो अब इसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत कम हुई है। पेशेंट ये बात हो गई डाइट की। और एक चीज़ और देखने को मिलता है कि जब भी काम करने की बात आती है तो लेडीज सोचते हैं कि अभी 1 महीना हो गया, अभी मुझे काम करना है या नहीं करना। ऐसे बहुत सारे थॉट्स रहते हैं उनके अंदर, भाई बहुत सारी शंकाएं होती हैं। तो उन्हें अपने दैनिक कार्य को कब से शुरू करना चाहिए? अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो पेशेंट दूसरे तीसरे दिन से अपने घर के काम पर आ सकती है, बहुत एक्सर्ट नहीं करना है। क्योंकि जो वही बताया ना, मसल्स और लिगामेंट्स जो हैं प्रेगनेंसी की वजह से एब्डोमेन के भी और बैक के भी लूज़ हैं, अभी ढीले हैं। उन लिगामेंट्स पे बहुत हम एक्सर्ट करेगा पेशेंट, बहुत सारा कपड़े धुलना, बहुत सारा काम करना घंटों वाला, तो वो लिगामेंट्स ढीले ही रह जाएंगे। उनको स्ट्रेंथनिंग के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, जिसको वो गांव में कहा जाता है और हम लोग भी बताते हैं 6 वीक्स का टाइम, 40 डेज़ का टाइम जो कहते हैं, वो वही स्ट्रेंथनिंग के लिए चाहिए। उतने दिन काम करे पेशेंट, डेली एक्टिविटी के काम करे, लेकिन बहुत घंटों बहुत हैवी एक्सर्शन नहीं करना, बहुत कम मात्रा में काम करना है। धीरे धीरे करे, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाए। और वैसे अपना काम, बच्चे का काम पेशेंट को कहते हैं खुद करो, जिससे कि बच्चे से बॉन्डिंग बने। और वो बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है मिल्क लेट डाउन के लिए भी। अच्छा, बच्चे को मदर से दूर कर दिया जाए, उसको दिखे ही ना, बच्चे का कोई काम ना करना हो, नज़र में भी ना हो, तो मिल्क ख़त्म हो जाएगा, मिल्क लेट डाउन, दूध सूख जाएगा। तो पेशेंट की बच्चे से बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पेशेंट को कहते हैं कि बच्चे का काम तो तुम वेरी फर्स्ट डे से करो, उसके डायपर चेंज करना, उसके कपड़े बदलना, और घर के रोज़ के काम भी 3rd डे से नॉर्मल डिलीवरी की पेशेंट धीरे धीरे जेंटली शुरू करे। अच्छा, ये तो हो गया चलिए बच्चे के लिए। कभी कभी जब बच्चा बड़ा हो रहा है फिर उसके डाइट में भी बड़ी सारी समस्याएं आती हैं। जैसे कि भारत में एक नियम है अन्नप्राशन का, तो उसके बाद ये सवाल आता है ना कि इसको क्या खिलाना है, दाल का जूस देना है या अदर मीठी चीज़ें देनी है, और ये कब से देना और इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? पहले शुरुआत में तो वीनिंग एक वर्ड होता है, वीनिंग कहते हैं जब हम दूध से हट के चीज़ें ऐड करते हैं बच्चे की डाइट में। वीनिंग पहले हम लोग जब पढ़ते थे तब 6 मंथ्स पे बताते थे, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया, अब 4 मंथ्स ऑनवर्ड्स वीनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो 4 मंथ्स तक सिर्फ मदर्स मिल्क पर रहे बच्चा, कुछ नहीं देने की ज़रूरत है उसको। और इनिशियली तो पहले 1-1.5 महीना तो पानी भी नहीं देने की ज़रूरत है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि पानी बच्चे को देना है, बच्चे को प्यास लगती है क्या? नहीं लगती है। बच्चा अगर मदर मिल्क पर है तो उसको प्यास भी नहीं लगती है, भूख भी नहीं लगती है, टोटल वही है सब कुछ। 1-1.5 महीने तक सिर्फ पानी, हाँ, पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद थोड़ा बहुत जेंटली पानी दे सकते हैं। 4 मंथ्स के बाद वीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए कि मदर मिल्क के साथ दाल का पानी है,
समझ रहे हैं। और लैक्टोजेंस आजकल वो जो सेरेलैक फीड्स आने लगे हैं, सेरेलैक आने लगा है, उसको बहुत थोड़ी मात्रा में और बहुत लिक्विफाई करके पानी ज़्यादा ऐड करके उसका सब दिया होता है, उस पर इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। आप 4 मंथ्स पे दे रहे हैं तो कैसे, 5 मंथ्स पे दे रहे हैं तो कितना पानी, कितना पाउडर ऐड करना है, वीनिंग स्टार्ट करते हैं। और उसमें आजकल अब ये ट्रेंड हुआ है कि पहले जो वो होते थे, जो ये फीड्स होते थे वो सिर्फ मीठे होते थे, लेकिन अब नमकीन भी, बच्चे को हर चीज़ का मार्केट चेंज हो रहा है, तो उसमें नमकीन वाले फ्लेवर्स भी हैं, मीठे वाले भी हैं। उसके अलावा घर की चीज़ों में दाल का पानी, सब्जियों का पानी। ये कभी कभी देखने को ये भी मिलता है कि बच्चा खा बराबर रहा है, चीज़ें खा रहा है, पी रहा है, लेकिन उसका पेट तो बाहर निकल रहा है, हाथ पैर पतले हैं, तो इसके पीछे फिर क्या कारण होता है और ऐसे में क्या करना चाहिए? मैलन्यूट्रिशन जो है वो 2 तरह की बीमारियां होती हैं मैलन्यूट्रिशन में, एक क्वाशियोरकर, एक मेरास्मस। एक वो जिसमें बच्चा सूख जाता है, जो कभी आप पहले देखने में, अब वो भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं हिंदुस्तान में, बहुत कम हो गई हैं, पहले बहुत दिखता था, एकदम ड्राइड हो गया, स्किन एकदम झुर्री पड़ गई, सूख गया। एक वो बच्चा जो बहुत फूल गया, उसको सूखा रोग भी बोलते हैं। सूखा रोग जो था वो मेरास्मस होता है, जो फूला वाला होता है वो क्वाशियोरकर कहते हैं। दोनों मैलन्यूट्रिशन की फॉर्म्स हैं। एक प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होता है, एक में प्रोटीन की कमी होती है, एक में जो है एनर्जी की कमी से बनता है। तो खाली ये नहीं है कि हम बच्चे को खाली दूध ही, जैसे कुछ लोगों का ये है, जो लोग को जानकारी नहीं है, वो 1 साल 2 साल 2.5 साल तक बच्चा सिर्फ दूध पर है, वो काफ़ी नहीं है उसके लिए। 4 मंथ्स 5 मंथ्स के बाद उसको एडिशनल चीज़ें भी चाहिए, दूध ही अकेले काफ़ी नहीं है, अमाइनो एसिड्स भी चाहिए उसको, कुछ मिनरल्स भी चाहिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। मिल्क सब कुछ नहीं देता है, जैसे मिल्क में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसलिए अगर हम सिर्फ मिल्क ही पर रखते रहेंगे, सिर्फ दूध ही पर है, और गरीब जैसे जहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर वो दूध में पानी भी मिलाते हैं मदर, तो दूध में पानी भी मिला दिया, और खाली दूध ही काफ़ी नहीं था, वो भी डाइल्यूटेड हो गया, तो बच्चा मैलन्यूट्रिशन में जाने लगेगा धीरे धीरे। प्रोटीन की कमी, एनर्जी की कमी, कैलोरीज की कमी होने लगेगी, और पेशेंट ये सूखा रोग की तरफ जाएगा। अच्छा मैम, एक सवाल और आता है, जब बच्चा 10 महीने का हो गया, 11 महीने का हो गया, तो वो चल नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि ये कब से चलना शुरू करेगा? अगर नहीं भी कर रहा है तो लेट तो नहीं हो रहा है? तो एक समय सीमा होती होगी कि बच्चा 10 महीने में चलना शुरू करे या फिर 2 साल में? उनको माइलस्टोन्स कहते हैं हम लोग। माइलस्टोन्स बच्चे की ग्रोथ के अगर दिखा रहा है, मदर दिखा रही है बच्चे को डॉक्टर को, तो वो देखते हैं कि 3 महीने पर वो अपना सर होल्ड कर रहा है कि नहीं, 6 मंथ्स पे वो करवट बदल रहा है, पलट रहा है कि नहीं बेड पर, ये सब माइलस्टोन्स नॉर्मल हो रहे हैं। अगर बच्चे के दिमाग का जैसे विकास होता है उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ होती है, उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अगर ब्रेन का नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है तो ये सारे माइलस्टोन्स 3 मंथ्स 6 मंथ्स 8 मंथ्स वाले हम देख रहे हैं कि नॉर्मल ग्रो कर रहे हैं, तो बच्चा चलेगा भी। कुछ बच्चे थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, 10-11 महीने पर खड़े हो गए और चलना शुरू किए, कुछ थोड़ा सा लेट, लेकिन हम ये रफली ये मान के चलते हैं 11 मंथ से लेकर 10-11 महीने से लेकर के 1.5 साल के बीच में बच्चे को खड़ा होना, होल्ड करना, 2-4 कदम चलना ज़रूर आना चाहिए। अगर 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया और वो नहीं खड़ा हो पा रहा है, 2 स्टेप आगे नहीं बढ़ रहा, तो फिर ये प्रॉब्लम है, तब उसमें डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बात होगी चलने की, उसके बोलने की भी कोई समय सीमा होती होगी? बोलने की भी पहले मोनोसिलेबिक वर्ड से शुरू करता है बच्चा, दादा, नाना, पापा, जो एक वर्ड मोनोसिलेबिक वर्ड्स कहते हैं, जिसमें सेम वर्ड रिपीट होता है, बाबा, पापा। मोनोसिलेबिक वर्ड बच्चे को शुरू कर देने चाहिए 7 मंथ्स 8 मंथ्स पे, 9 मंथ्स पे हद से हद शुरू कर देना चाहिए, और उसके बाद स्पीच उसकी विकसित होती है धीरे धीरे करके। फिर वो मोनो नहीं मल्टी बाईसिलेबिक भी करेगा, मामा भी बोलेगा, कुछ दूसरे वर्ड जिनमें कि 2 वर्ड यूज़ हो रहे हैं, उस तरह के वर्ड्स भी बोलना शुरू करेगा। तो स्टार्ट हो जाना चाहिए मोनोसिलेबिक 9 मंथ्स ऑनवर्ड्स। ऐसे ही डेंटिशन भी, दांत का विकास भी बच्चे का 9 मंथ 6 मंथ्स से ही शुरू हो जाना चाहिए, दांत दिखने शुरू हो जाने चाहिए थोड़े थोड़े से, और 9 मंथ्स पर 1 ईयर पर कम से कम 4 टीथ दिखने चाहिए उसके। तो इन सब से ये एक अकेला नहीं होता, जिस बच्चे में लैक कर रहा है उसमें डेंटिशन भी लैक करेगा, उसमें स्पीच भी लैक करेगी, उसमें बाकी मोटर फंक्शंस जैसे करवट बदलना, खड़े होना, ये सब करेगा। और जो बच्चे का नॉर्मल विकास हो रहा है उसके टोटल माइलस्टोन्स नॉर्मल होंगे। आजकल शहरों में ट्रेंड है कि लोग अपने बच्चों को रूटीन हर महीने 2 महीने पर चेकअप के लिए लेके जाते हैं कि हमारे बच्चे के माइलस्टोन्स देख ले डॉक्टर की, सब नॉर्मल है, वेट नॉर्मल है। तो ये सब थोड़ा सा अवेयरनेस की, जागरूकता की ज़रूरत है कि जो चीज़ आपको ना समझ में आए उसके लिए डॉक्टर से बात करें, बिल्कुल कंसल्ट और बहुत हर चीज़ के लिए गूगल पे भी ना रहें आजकल जो हाँ, डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई है सोशल मीडिया से। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, और कुछ अगर आप कहना चाहें माँ के लिए कि उन्हें कोई एक सलाह देनी चाहें तो आप बिल्कुल दे सकती हैं।
हम बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, एक तो सलाह ये है कि स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए 2 बच्चों के बीच में। बहुत जल्दी अगर सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो मदर की सेहत अफेक्टेड होगी, और अफेक्टेड होगी तो पूरा परिवार होगा अफेक्टेड अगर मदर फिट नहीं है तो। दूसरा ये कि पेशेंट को कोशिश करनी चाहिए कि पहले 2 महीने में एक बार चेकअप के लिए जाए डॉक्टर के पास। आप प्राइवेट सेटअप पे नहीं जा सकते, आप सरकारी अस्पताल पे जाइए, हर चीज़ की सुविधा है, वहाँ पे भी डॉक्टर्स हैं। पहले 2 महीने के अंदर में एक बार जाए, कुछ इन्वेस्टिगेट कराएगा डॉक्टर, कुछ बेसिक दवाएं शुरू करते हैं, जैसे फोलिक एसिड हम लोग शुरू करते हैं, जिससे कि बच्चे के दिमाग में नॉर्मल विकास हो, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए होती है फोलिक एसिड। अगर पेशेंट लेट पहुँचेगा, 6 महीने पर पहुँचा प्रेगनेंसी लेकर, तो वो टाइम गुजर गया, हो सकता है कि बच्चा ब्रेन की किसी कमी के साथ पैदा हो। तो शुरू में 2 महीना ज़रूर चेकअप कराए। उसके बाद 3 ट्राइमेस्टर में हम डिवाइड करते हैं प्रेगनेंसी को, पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने, लास्ट के 3 महीने। उन हर ट्राइमेस्टर में एक बार ज़रूर दिखाए मरीज़। बिल्कुल ठीक है। और खाने पीने का, अपना डाइट का ध्यान रखे, और घर वालों की, पूरी घर की एक सपोर्ट चाहिए होती है। जहाँ ससुराल में लड़की रहती है, उसके इन लॉज हैं, फैमिली के और मेम्बर्स हैं, हस्बैंड मेल है, मरीज़ को मेंटल सुकून भी बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटल सुकून है तो वो कुछ आयरन कैल्शियम ना खाए, वो फिट रहेगा, वही रोज़ के खाने से ही वो सब कुछ ले लेगा। तो घर के सब लोगों का भी बड़ा सपोर्ट रहे, और डॉक्टर के पास टाइमली लेकर जाएं। और तंदुरुस्त बच्चे आज होंगे तो कल देश तंदुरुस्त रहेगा, देश तंदुरुस्त रहेगा, देश का विकास होगा। इस चीज़ में योगदान सबका होना चाहिए, खाली डॉक्टर्स का नहीं, खाली घर वालों का भी चाहिए, सोशल सिस्टम को भी सबको इन्वॉल्व होना होगा। हम सबकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, देश के विकास के लिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक माँ को कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसके डाइट में क्या शामिल होना चाहिए, बच्चे के डाइट में क्या होना चाहिए, यहाँ तक कि उसे कब बोलना है, उसे चलना कब शुरू करना है, इन सारी चीज़ों से अवगत कराया। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।